हेलो बच्चों, मैं इमरान खान एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है पॉलीमर, और उस पॉलीमर चैप्टर के अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बोले तो बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। और बेटा मैंने स्रोत के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण आपको पढ़ा दिया था, एकलकों के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण आपको पढ़ा दिया था, और तो और बेटा संरचना के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण भी पढ़ा दिया था। आज बेटा हम चौथा वर्गीकरण स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है बेटा संश्लेषण के आधार पर। किसके आधार पर भाई? संश्लेषण के आधार पर, या इसे बोल दे बहुलीकरण के आधार पर। बात एक ही है, बहुलीकरण के आधार पर, बहुलीकरण के आधार पर। अरे यस की नो, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, तो देखिए आज बेटा हम बहुलक का वर्गीकरण पढ़ेंगे बहुलीकरण प्रक्रिया के आधार पर कि आप पॉलीमराइजेशन कितने टाइप से करवा सकते हो। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा, बहुलीकरण के आधार पर जो बहुलक हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। अरे बोलो बेटा, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। उनमें पहला तो है योगात्मक बहुलक, या इसको बोलते हैं योगज, योगात्मक बहुलक। अरे यस की नो, और इंग्लिश में बोलेंगे बेटा एडिशन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर। अरे यस की नो, और दूसरा है बेटा संघनन बहुलक, संघनन बहुलक, और इंग्लिश में बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉलीमर। अरे यस की नो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी बेटा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बेटा, एक साइड में हम पढ़ेंगे योगात्मक बहुलक के बारे में, और दूसरी साइड में बेटा हम पढ़ेंगे संघनन बहुलक के बारे में। तो देखिए बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, देखिए बेटा अगर आपसे कोई पूछे कि भाई योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? ध्यान से सुनिएगा। देखिए बेटा, योगात्मक बहुलक ऐसे बहुलक हैं जिनमें एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं, एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं, परंतु साइड प्रोडक्ट के रूप में, उप उत्पाद के रूप में कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकलता। इसमें सिर्फ मोनोमर है, वो आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाएंगे, लेकिन मोनोमर के जुड़ने से कोई भी उप उत्पाद बाहर नहीं निकलेगा। जैसे मैं लिखकर बताता हूं कि अगर आपसे कोई पूछे योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं, तो आप बोलोगे वे बहुलक, वे पॉलीमर जिनमें मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। क्या कहा बेटा मैंने? कि देखिए जो योगात्मक बहुलक है ना बेटा, उन योगात्मक बहुलक में क्या होगा कि जो मोनोमर हैं वो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे? पॉलीमर बनाएंगे। ठीक है बेटा, परंतु साइड प्रोडक्ट बोले तो उप उत्पाद
के रूप में कोई सरल अणु लाइक जैसे जल का अणु हो गया, अमोनिया का अणु हो गया, HCl का अणु हो गया, अल्कोहल का अणु हो गया, कोई सरल अणु बाहर नहीं निकलता। उन्हें योगात्मक बहुलक बोले तो एडिशन पॉलीमर कहते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और समझ गए क्या बेटा? तो देखिए जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए भाई। देखिए आप नाम पर जाइए, नाम क्या है? योगात्मक बहुलक। देखिए आप एक बार नाम पर जाइए, नाम क्या है बेटा? योगात्मक बहुलक। योगात्मक का मतलब क्या है? जुड़ना। तो इसमें मोनोमर सिर्फ जुड़ेंगे, मोनोमर के जुड़ने से कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकलेगा। तो वे बहुलक जिनमें एकलक आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, परंतु मोनोमर के जुड़ने से, एकलक के आपस में जुड़ने से उप उत्पाद के रूप में कोई भी सरल अणु बाहर नहीं निकलता। ऐसे बहुलक को बेटा हम क्या बोलते हैं? योगात्मक बहुलक। इन्हें आप ऐसे याद कर लो, योगात्मक बहुलक में सिर्फ जो मोनोमर हैं वो जुड़ेंगे, कोई भी साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी साइड प्रोडक्ट बाहर नहीं निकलेगा। आप तो सिर्फ ये बात याद कर लो, योगात्मक बहुलक में क्या होगा बेटा? सिर्फ मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, मोनोमर के आपस में जुड़ने के बाद कोई भी साइड प्रोडक्ट, कोई भी उप उत्पाद बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे बहुलक को बेटा हम योगात्मक बहुलक कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर में, क्या कहा मैंने? ऐसे पॉलीमर, मैं लिख भी देता हूं, ऐसे पॉलीमर जिनके मोनोमर में विनाइल सिस्टम, समझते हो ना, वाइनिल समूह, विनाइल सिस्टम होता है, वो एडिशन बोले तो योगात्मक पॉलीमर के एग्जाम्पल होंगे। देखिए बेटा मैंने एक बहुत शानदार बात बता दी मैंने आपको कि ऐसे पॉलीमर, ऐसे बहुलक जिनके एकलक में विनाइल सिस्टम होगा, वाइनिल समूह होगा, वो सारे के सारे बहुलक योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल होंगे। समझ गए क्या? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ बेटा, योगात्मक बहुलक किसे कहते हैं? वे बहुलक जिनमें एकलक आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर नहीं निकलता। ऐसे बहुलक को योगात्मक बहुलक कहते हैं। हाँ, इस प्रक्रिया को योगात्मक बहुलीकरण कहते हैं। अरे यस कि नो? इसमें सिर्फ आप एक बात दिमाग में सेट कर लो कि इसमें क्या होगा बेटा, जो मोनोमर हैं वो आपस में जुड़ेंगे, मोनोमर के आपस में जुड़ने के बाद कोई साइड प्रोडक्ट, कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे बहुलक क्या कहलाते हैं? योगात्मक बहुलक। अगर इनके एग्जाम्पल की बात की जाए तो ऐसे बहुलक जिनके एकलक में वाइनिल समूह उपस्थित होता है, वो सारे के सारे बहुलक योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं,
कोई भी लिख दो, आपकी मर्जी है। जैसे मान लो नॉर्मल सी बात है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी, ठीक, पॉलीस्टायरीन, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत ही नहीं है। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल, अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तो और आप क्या लिख सकते हो? टेफ्लॉन, क्या भाई? टेफ्लॉन, अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे समझ गए क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। जैसे एक एग्जाम्पल को मैं समझा भी देता हूं। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, पॉलीस्टायरीन का निर्माण, पॉलीस्टायरीन का निर्माण, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले मुझे बताओ रे, पॉलीस्टायरीन का निर्माण, मुझे किसका निर्माण करना है? पॉलीस्टायरीन का निर्माण करना है। तो पॉलीस्टायरीन क्या है? बहुलक है, और बहुलक बनाने के लिए क्या चाहिए? एकलक। और बताओ पॉलीस्टायरीन का एकलक क्या होगा? स्टायरीन। और स्टायरीन कैसे लिखते हैं? सबसे पहले विनाइल सिस्टम, ये लो भाई, CH डबल बॉन्ड CH2, और इससे क्या जुड़ जाएगा? विनाइल सिस्टम से फेनिल समूह C6H5। ये क्या है बेटा? S बोले तो स्टायरीन। क्या ये? स्टायरीन है। कोई दिक्कत है क्या? बताओ स्टायरीन का एक अणु लूं या N? सर N ही अणु लेने पड़ेंगे, कोई दिक्कत है क्या? और यदि मैं स्टायरीन के N अणु लेकर इनके मध्य क्या करवाता हूं? पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा? पॉलीस्टायरीन। तो पॉलीमराइजेशन कैसे कराओगे? मैंने बता रखा है, ऐसे एकलक जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित होता है, उनका बहुलीकरण कैसे करवाते हैं? पाई बॉन्ड का समास विखंडन करते हैं। कैसे? पाई बंध तोड़ो, आधा बंध आजू और आधा बंध बाजू जोड़ो, तो क्या जाएगा भाई? CH C6H5 CH2 और बड़ा ब्रैकेट लगा के अपन क्या लिख देंगे? N। तो ये क्या बन गया बेटा? पॉलीस्टायरीन। क्या बन गया बेटा? ये पॉलीस्टायरीन। यानी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ बेटा, योगात्मक बहुलक तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे बेटा, योगात्मक बहुलक तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अरे कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बेटा हम बात करते हैं संघनन बहुलक की, कंडेंसेशन बहुलक की, कंडेंसेशन पॉलीमर की। चलो भाई बात करते हैं। इसका नाम याद लेना बेटा, कई बार हिंदी में ऐसे लिख देते हैं कंडेंसेशन। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनना भाई, देखिए संघनन बहुलक का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा, संघनन का मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हैं और उनके जुड़ने से कोई सरल अणु बाहर निकले। संघनन का यह मतलब होता है। संघनन का क्या मतलब होता है? कि कोई भी दो अणु वो आपस में जुड़े और उन दो अणुओं के आपस में जुड़ने से कोई सरल अणु बाहर निकले। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी भाई? ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर आपस में मिलकर क्या कहा मैंने? ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। मतलब इसमें क्या होगा? मोनोमर आपस में जुड़ेंगे, पॉलीमर बनेगा, परंतु साइड प्रोडक्ट बोले तो सह उत्पाद, साइड प्रोडक्ट के रूप में सरल अणु बाहर निकलता है। और वो सरल अणु क्या क्या हो सकते हैं भाई? क्या क्या हो सकते हैं? जल का अणु, अमोनिया का अणु, HCl का अणु, अल्कोहल का अणु। कोई दिक्कत है क्या? तो ऐसे पॉलीमर क्या बोला बेटा मैंने? ऐसे पॉलीमर
जिनमें मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं, परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर निकलता है, उसे संघनन बहुलक कहते हैं, बहुलक कहते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा, दोनों में फर्क क्या है। योगात्मक बहुलक में क्या होता है कि एकलक आपस में जुड़कर बहुलक बनाते हैं, परंतु कोई सह उत्पाद बाहर नहीं निकलता। इनमें क्या होता है, एकलक आपस में मिलकर बहुलक बनाते हैं, परंतु एकलक जब आपस में मिलेंगे तो कोई सरल अणु बाहर निकलेगा। तो ऐसे बहुलक जिनमें एकलक आपस में मिलकर बहुलक बनाए परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर निकलता हो, उसे संघनन बहुलक कहते हैं। और इसके दो फेमस एग्जांपल आप जानते भी हो। फॉर एग्जांपल, एक तो क्या इसका नायलॉन 66, ठीक, एंड इसका एक पैरा सा एग्जांपल हो रहा है टेरिलीन। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर टेरिलीन को समझा देता हूं भाई। नायलॉन 66 को बनाना तो मैंने आपको बता रखा है, टेरिलीन का निर्माण, टेरिलीन का निर्माण। तो सबसे पहले बताओ रे, टेरिलीन को बनाने के लिए एक प्रकार का एकलक चाहिए या एक से अधिक प्रकार के? एक से अधिक प्रकार के। एक तो कौन सा चाहिए भाई? एथिलीन ग्लाइकॉल, CH2, इधर OH, इधर भी OH, और इसके कितने अणु? N। दूसरा त्रिथैलिक अम्ल। अबे याद तो है क्या? बेंजीन, इसके बगल में C डबल बॉन्ड OH और बगल में भी C डबल बॉन्ड OH। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। इसके भी आपने कितने अणु ले लिए? N, और इसके भी आपने कितने अणु ले लिए? N। ये बेटा एथिलीन ग्लाइकोल है, मैं लिख देता हूं एथिलीन ग्लाइकोल। और इधर कौन है बेटा? टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल। अरे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, जब एथिलीन ग्लाइकोल के N अणु और टरथैलिक अम्ल के N अणु लेकर आप क्या कराओगे बेटा? पॉलीमराइजेशन, तो क्या बन जाएगा? टेरिलीन। कैसे बनाओगे? मैंने आपको बता रखा है, ऐसे एकलक जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो, उनका बहुलीकरण कैसे करते हैं? जल का अणु बाहर निकालते हैं। यहां से क्या निकालोगे? OH, और यहां से क्या निकालोगे? H। यहां से क्या निकालोगे? H, और यहां से क्या निकालोगे? OH। वास्तव में बेटा आपको आगे पता चलेगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये अल्कोहल है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल आपस में एस्टरीकरण रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना? यानी किसका फॉर्मेशन होगा? एस्टर का। तो देखिए क्या बन जाएगा? O संयोजकता खाली हो जाएगी भाई, CH2O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। आगे क्या आ जाएगी भाई? बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है भाई, और आगे C डबल बॉन्ड O, और बड़ा ब्रैकेट लगा लो और स्मॉल n लिख दो, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? टेरिलीन। क्या बन जाएगा भाई? टेरिलीन बन जाएगा। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेंगे? सरल अणु, जल के अणु, प्लस में आप चाहो तो H2O लिख सकते हो। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो शायद बेटा आपको योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक, शायद बेटा आपको योगात्मक बहुलक और संघनन बहुलक समझ में आया होगा। देखिए दोनों में इतना ही अंतर है। योगात्मक बहुलक में एकलक जुड़कर बहुलक बनाते हैं, परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर नहीं निकलता। संघनन बहुलक में क्या होता है कि एकलक मिलकर बहुलक बनाते हैं, परंतु सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर निकलता है। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत है क्या? इसके एग्जाम्पल आपको पता ही है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और उसका एग्जाम्पल नायलॉन 66 और टेरिलीन। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनना, इनकी कुछ एक खास बातें और बता देता हूं मैं, इनकी कुछ एक खास बातें और बता देता हूं। अरे यस कि नो? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे बेटा आ रही क्या बात समझ में? तो देखिए बेटा, इनकी और खास बात ये बताता हूं मैं आपको कि जो योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया है, इनमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मोनोमर
इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। सुनना क्या क्या लिखा मैंने, देखिए ध्यान दीजिए आप, मैंने क्या लिखा है कि योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में, योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया में एकलकों का जितना अणुभार होगा उतना ही अणुभार बहुलक का होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सह उत्पाद के रूप में कोई सरल अणु बाहर नहीं निकलता, जबकि संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है। यहां पर मोलिकुलर वेट ऑफ मोनोमर इज नॉट इक्वल टू मोलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर। ठीक, यानी मैं ऐसे बोल सकता हूं कि संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया में एकलकों का अणुभार और बहुलक का अणुभार समान नहीं होता। तो एक अंतर ये भी है। फिर अगला अंतर देखिए, योगात्मक बहुलीकरण के लिए ऐसे एकलक चाहिए, सुनना, योगात्मक बहुलीकरण के लिए ऐसे एकलक चाहिए जिनमें या तो डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, जबकि संगनन बहुलीकरण के लिए ऐसे एकलक चाहिए जिनमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप, बोले तो क्या हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। मैंने क्या कहा, योगात्मक बहुलीकरण के लिए ऐसे एकलक चाहिए जिनमें द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो, जबकि संगनन बहुलीकरण के लिए ऐसे एकलक चाहिए जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित हो। और एक बात और बता देता हूं बेटा, मैं योगात्मक बहुलीकरण की प्रक्रिया को श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण कहते हैं, जबकि संगनन बहुलीकरण की प्रक्रिया को पद वृद्धि बहुलीकरण कहते हैं। इसका रीजन इस चैप्टर में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आपको योगात्मक बहुलक और संगनन बहुलक के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है, ये बताया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।